नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड का छठा पाठ, जिसका नाम है उषा। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित ये कविता है उषा, जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। शमशेर बहादुर सिंह के विषय में आप सभी बच्चों ने पहले भी पढ़ा हुआ है बच्चों। 9वीं कक्षा में आपका एक पाठ हुआ करता था जो आपकी कृतिका में था, आखिरकार मैं हिंदी में कैसे आया। तो शमशेर बहादुर सिंह की अपनी ये लिखी हुई कहानी है। तो उनके विषय में आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं कि बच्चन जी के सानिध्य में आने के बाद उनकी हिंदी में बहुत सुधार आया, जबकि उससे पहले वो उर्दू भाषा और अंग्रेज़ी भाषा में ही ज़्यादातर कविताएं लिखा करते थे और पेंटिंग भी बहुत अच्छी करते थे। तो यहाँ पर जो उनकी कविता है उषा, उसके विषय में पढ़ने से पहले हम शमशेर बहादुर सिंह जी के जीवन के विषय में थोड़ा सा उनका परिचय लेंगे। नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह जी की छवि जो है वो बहुत ही अलग सी एक छवि बनती है। उनका जीवन, उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 13 जनवरी 1911 में। इनका जन्म देहरादून में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी देहरादून में हुई। अपनी उच्च शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। चित्रकला में इनकी बहुत ही रुचि थी, प्रारंभ से ही रुचि थी। ये बात उन्होंने अपने उस आत्मकथा में भी लिखी है जो पाठ हमने पढ़ा था। इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से चित्रकारी का प्रशिक्षण लिया था। सुमित्रानंदन पंत के जो पत्र हैं रूपाभ, उनमें इन्होंने संपादन का कार्य किया था, संपादक के रूप में रहे। 1977 में चुका भी नहीं हूँ मैं, ये काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इन्हें कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार मिले और सन 1993 में यानी कि 1993 में अहमदाबाद में इनका देहांत हो गया। शमशेर बहादुर सिंह की जो रचनाएं हैं उनमें प्रमुख रचनाएं, इनका जो काव्य संग्रह है वो इस प्रकार से है। इनके काव्य संग्रह में था कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। और संपादन कार्य में जो इन्होंने किया उसमें इनका उर्दू हिंदी कोश है, यानी कि उर्दू भाषा के जो शब्द होते हैं उनको हिंदी भाषा में लिखा गया है। तो डिक्शनरी है ये उर्दू से हिंदी की। और निबंध कार्य, जो इनका निबंध जो संग्रह रहा है वो है दोआब। और कहानी संग्रह में इनका जो प्रसिद्ध रचना है, कहानी प्रसिद्ध जो है इनकी, वो है प्लाट का मोर्चा। तो बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह जी ने जो इनकी रचनाएं लिखी हैं, जो इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो है साहित्यिक खड़ी बोली। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर इनकी जो कविता का जो अंदाज है, जो मिजाज है, वो एक अलग सा ही जान पड़ता है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण में इन्होंने अधिक बल दिया है। सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, मुहावरों को इन्होंने ज़्यादा स्थान दिया है। और साथ ही साथ जो कवि हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है उषा, प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है इसमें। इस कविता में उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का जो चित्रण किया है वो भोर की सुबह है। प्रकृति के नज़दीक रहने के कारण इनके प्राकृतिक चित्र अत्यंत जीवंत लगते हैं। ऐसा लगता है, जान पड़ता है कि जैसे कि वो बिल्कुल हमारे ठीक सामने वो दृश्य दिखाई दे रहा है। तो उषा कविता में प्रातःकालीन वातावरण का ही एक सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है। शमशेर बहादुर सिंह जी ने सूर्योदय से ठीक पहले के जो पल पल प्रकृति में बदलाव आता है, हर एक क्षण में जो प्रकृति बदलना चाहती है या उसमें परिवर्तन आता है, और सूर्य की लालिमा कैसे आकाश पर, आसमान पर छा जाती है और आसमान पर छाते छाते फिर पूरा जो है सूर्य उदय हो जाता है। तो उससे पहले का जो समय होता है, वो सूर्य उदय से पहले का जो समय होता है वो उषा काल कहा जाता है।
तो यहाँ पर जो है उन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का एक अद्भुत प्रयास किया है। भोर की जो आसमानी गति है, धरती के जो हलचल भरे जीवन है के साथ जो है उन्होंने तुलना की है। तो यहाँ पर जो उन्होंने वर्णन किया है, बहुत कवि ने जो है नए नए बिंब, नए उपमान, नए प्रतीकों का जो है इसमें प्रयोग किया है। किस प्रकार से एक छोटी सी कविता के अंदर इतना खूबसूरत जो है वर्णन है प्रकृति का, वो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ये कविता जो लिखी गई थी प्रयोगवादी कविता, शिल्प संबंधी में जो है बहुत से प्रयोग लेकर आई। और अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत से नए नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान इस कविता के उपकरण बने हैं। और इस कविता के अंदर जो है किस प्रकार से सूर्य उदय होता है और उसके होने से पहले का जो आसमान होता है, आकाश होता है, वो किस प्रकार से दिखाई देता है। ये है हमारी कविता उषा। यहाँ पर जो है पहली पंक्ति में वो क्या कहते हैं, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रातः नभ था नीला शंख जैसे। अब यहाँ पर प्रातः नभ यानी कि सुबह का जो प्रातः का, भोर का जो नभ है, नभ कहते हैं आकाश को, कि सुबह का यानी भोर का जो आकाश है वो एक नीले शंख के जैसा दिखाई दे रहा है, नीले शंख के समान मानो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जैसे शब्द लगते के साथ ही उपमा अलंकार बनता है। पहली पंक्ति में ही उपमा अलंकार है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। भोर का नभ, भोर का मतलब क्या है, प्रभात यानी सुबह। सुबह का जो आकाश है वो नीले शंख के जैसा दिखाई दे रहा है। अर्थात उनका कहने का अर्थ ये है कि इस समय में जो आसमान है वो शंख के समान बहुत ही गहरा और नीला दिखाई दे रहा है। हालांकि चित्र में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, चित्र में तो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर आप सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं, आप आसमान की तरफ देखें तो आपको धीरे धीरे सुबह होती है, कैसे जो होते हुए परिवर्तन है वो आपको जो है दिखाई देंगे। तो उस समय में ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल चारों तरफ जो है चिड़ियों की चहचहाट थोड़ी थोड़ी सुनाई देने लग जाती है और आकाश बहुत ही निर्मल, साफ, स्वच्छ और एकदम पवित्र दिखाई देता है। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रातः काल का जो नभ है, सुबह का, भोर का जो आकाश है, आसमान है, वो नीले शंख के जैसा दिखाई देता है। राख से लीपा हुआ चौका। अब यहाँ पर राख से लीपा हुआ चौका का अर्थ क्या है, आपको पता है जब सुबह उठते हैं तो थोड़ी थोड़ी ठंडक होती है, चारों तरफ हमें जो है नमी सी लगती है, ऐसा कुछ गीला गीला सा, जैसे ओस, जैसे सुबह आपको लगता है ना कि ओस की बूंदें जो हैं वो कहीं गिरती हैं। और ओस की बूंदें, सर्दियों में तो हमें ओस की बूंदें पेड़ों पर, पत्तों पर, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है वो कुछ गीला सा दिखाई देता है, नमी दिखाई देती है। वैसे भी गर्मी हो या सर्दी हो, हमें जो है वातावरण में सुबह के समय जो है नमी अवश्य प्रतीत होती है। तो सुबह सुबह का जो आकाश है वो ऐसा लगता है जैसे मानो राख से लीपा हुआ कोई चौका है। पहले ज़माने में लोग जो हैं क्या करते थे, चौके को, यानी चौका होता है चूल्हा जहाँ पर रसोई बनाई जाती है, और चौके के ऊपर जहाँ पर रोटियां बनाई जाती हैं उस चौके को लीप कर रखते थे गोबर से और राख से, उसकी साफ सफाई करने के लिए। तो आसमान भी ऐसा ही ग्रे कलर में दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा होता है, कुछ सुबह का समय होता है, तो वो मिलकर काला काला रंग और थोड़ा सा सफ़ेद रंग मिलकर जब इकट्ठा करते हैं उसको जब हम मिक्स करें तो आपको दिखाई देगा ग्रे कलर का, यानी कि सलेटी रंग का। हर हल्के से ग्रे कलर में जो आसमान है वो ऐसा लगता है जैसे कि राख से किसी ने चौका लीप दिया हो, और ये चौका जो है नमी के कारण गीला गीला लग रहा है, यानी अभी वो चौका सूखा नहीं है, इस कारण से चारों तरफ नमी के कारण जो है वो ऐसा लगता है जैसे वो सलेटी रंग का आसमान जो है वो राख से लीपे हुए चौके के समान नमी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अगली पंक्ति में वो कहते हैं, बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से के जैसे धुल गई हो। ये पूरी कविता बच्चों मुक्तक छंद में लिखी गई है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा
पूरी की पूरी कविता मुक्तक छंद में लिखी गई है और इसके अंदर एक ग्रामीण परिवेश का जो चित्रण जो है दिखाई देता है। ग्रामीण परिवेश मतलब गांव का जो है आसपास, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग जो है गांव में ज़्यादा रहा करते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर भी गांव के ही एक माहौल को चित्रित किया है, उसकी सुबह को चित्रित किया है। तो वो कहते बहुत काली सिल ज़रा से लाल लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब बहुत काली सिल्क, सिल्क कहते हैं जो मसाला पीसते हैं ना, वो वाला पत्थर होता है, सिल्क का पत्थर उसको कहते हैं, जिसके ऊपर रखकर जो है मसाला या चटनी बनाई जाती है या मसाला पीसा जाता है, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर प्रातःकालीन का जो आकाश है उसका वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं कि जैसे सूर्य जब ऊपर चढ़ता है, धीरे धीरे क्षितिज पर आता है, तो चारों तरफ हल्की हल्की क्या हो जाती है, लालिमा सी आ जाती है। लालिमा का मतलब क्या होता है, चारों तरफ लाली दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि आसमान धीरे धीरे लाल हो चला है, यानी कि सूरज के निकलने की रोशनी जो है हमें दिखाई देती है। तो कहते हैं आकाश का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब जैसे ही सूर्य जो है आकाश में यानी क्षितिज में ऊपर की तरफ उठता है, तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है, चारों तरफ हल्की हल्की लालिमा की रोशनी जो है फैलती है। तो वो ऐसे प्रतीत होती है कि जैसे बहुत काली सिल, यानी कि ऐसा लगता है जैसे काले रंग की सिलबट्टा होता है, काले रंग की सिल को लाल केसर से के जैसे धुल गई हो, कि किसी ने लाल रंग के केसर से उसे धो दिया हो। सिलबट्टा काले रंग का ही होता है पत्थर वो, तो काले रंग की सिल के ऊपर किसी ने जो है लाल रंग के केसर से उसे धो दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है। और स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, ऐसा लगता है तो उस समय में कि जो अंधेरे रंग की जो काली सिल है ना, और सूरज की जो लाली है वो केसर के समान लगती है। अंधेरा क्या है, काली सिल के समान है, और सूरज की लालिमा जो है वो केसर के समान लगती है। तो इस समय में ऐसा लगता है मानो किसी ने काली स्लेट के ऊपर लाल खड़िया सी का जो चौक होता है ना, चौक समझते हैं जिससे बोर्ड पर लिखा जाता है, तो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे किसी ने लाल खड़िया मिट्टी से या चौक से जो है उसे मल दिया हो। यानी कि अंधेरा तो है काली स्लेट के समान, और सुबह की जो लालिमा है वो लाल खड़िया चौक के समान लगती है। तो ऐसा लगता है कि उसके ऊपर काली सिलबट्टे के ऊपर किसी ने लाल रंग की मिट्टी जो है, खड़िया मिट्टी जो है वो मल दी है, ऐसे वो जो है आसमान प्रतीत होता है। तो इसमें जो है ऊपर वाली जो पंक्ति है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, यहाँ पर जैसे शब्द आते हैं, यहाँ उपमा अलंकार नहीं कहेंगे, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। हालांकि जैसे शब्द या समान शब्द सा सी सा सम जहाँ पर भी आ जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है, लेकिन यहाँ एक संभावना प्रकट की गई है कि जैसे सिलबट्टे के ऊपर किसी ने लाल केसर मल दिया हो, उससे उसको धो दिया हो, तो यहाँ पर एक संभावना प्रकट की गई है। इस कारण से इस पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जैसे जो शब्द है वो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रतीक है। उसके बाद अगली पंक्ति में वो क्या कह रहे हैं, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह और जैसे हिल रही हो। यहाँ पर वो कहते हैं कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब यहाँ पर भी जैसे शब्द आया है, नील जल में जैसे हिल रही हो, ऐसा लगता है जैसे संभावना, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार ही है बच्चों। अब वो क्या कहता है कि कवि जो है सुबह के जो पल पल बदलता हुआ दृश्य है उसका बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। देह का अर्थ क्या होता है, शरीर। गौर का मतलब होता है गोरी गोरी, और झिलमिल का मतलब होता है मचलती हुई सी। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सूर्योदय के समय जो है आकाश के अंदर जो गहरा नीला रंग जो छाया रहता है, उस गहरे नीले रंग की छाया में सूर्य की जो आभा है, यानी कि सूर्य जैसे जैसे ऊपर चमकने लगता है तो उसकी चमक जो है वो तेज होनी शुरू हो जाती है। तो जो सुबह जो है वो एकदम सफ़ेद दिखने लग जाती है उसकी रोशनी होते के साथ ही, सूर्य की रोशनी के साथ ही। तो सूर्य की जो सफ़ेद रंग की जो चमक है वो दिखाई देने लगती है। तो उस समय में ऐसा लगता है कि मानो नीले जल में कोई गोरी गोरी सुंदरी जो है उसकी देह हिल रही हो, यानी कि कोई गोरी सुंदरी जो है नीले जल में
नहा रही हो या उसमें बैठी हो, तो गोरे रंग की जो सुंदर स्त्री है उसके साथ उसकी तुलना की गई है कि किसकी, उस सूर्य के उदय होने के पश्चात के समय की, कि सूर्य का उदय जैसे ही अपने सफ़ेद आभा के साथ चमकता हुआ आसमान में दिखाई देता है, तो वो जो लालिमा होती है ना चारों तरफ, वो तो हट जाती है और चारों तरफ जो है सूर्य की तेज़ किरणें चमकनी शुरू हो जाती हैं और सुबह जो है वो क्या हो जाती है, एकदम सफ़ेद लगने लगती है। तो उस समय में ऐसे लगता है जैसे कि मानो नीले रंग के जल में किसी गोरी सुंदरी की देह हिल रही है। देह का मतलब शरीर, शरीर हिल रहा है उसका, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। और ऐसा होते के साथ ही कुछ समय के पश्चात जब सूर्य उदय पूरी तरह से हो जाता है, तो उषा का जो ये पल पल क्षण क्षण बदलता हुआ जो ये सुंदरता है, वो एकदम क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे उषा का जो अब तक जादुई प्रभाव था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि हर एक क्षण में, जब कभी आप शाम के समय भी देखें तो उस समय में भी जब आसमान के जो है ऐसा लगता है जैसे सूरज जो है वो छिपने जब जाता है, तो ऐसा लगता है कि आकाश में कहीं पर जो है दूर क्षितिज में जाकर डूब गया है। और सूर्य जब सुबह उदय होता है तो दूर क्षितिज से निकलता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये दोनों ही नज़ारे सुबह के और शाम के बहुत ही सुंदर होते हैं। आप कभी भी इसको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो दृश्य हैं सूर्य के उदय होने का और सूर्य के अस्त होने का, ये दोनों के दोनों दृश्यों में ही पल पल में प्रकृति जो है अपने अंदर जो है कैसे कैसे परिवर्तन लेकर आती है और किस किस प्रकार से जो है हमें उसका नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पर जो है आप ये कहेंगे कि उषा का जो वर्णन किया है उसमें जो दृश्य बिंब हैं वो क्या कौन सा किया है, एक नीला शंख और एक राख से लिपा हुआ चौका, और नीले जल में गौरी का किसी गोरी स्त्री का जो है शरीर, देह जैसे हिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार के बिंबों का जो है उन्होंने प्रयोग किया है, और साथ ही काली सिल पर जैसे किसी ने लाल केसर से उसे धो दिया हो। तो ये सारे के सारे बिंब दृश्य जो हैं इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। और नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहुत ही सरल और सुंदर भाषा का प्रयोग किया है। पूरी कविता मुक्तक छंद में लिखी गई है बच्चों। इस पाठ के अंदर जो भाषा है वो खड़ी बोली है। ये जाहिर सी बात है, बहुत ही साधारण, सरल और सरस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है उषा का जादू किस प्रकार से टूटता हुआ दिखाई देता है। सूर्य उदय होते के साथ ही उषा का जादू, उषा का समय जो है समाप्त हो जाता है। सूर्य की किरणों से आकाश जो है, आसमान जो है वो चमकने लगता है और चारों तरफ जो लालिमा छाई होती है वो भी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार उषा काल के जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत ही शीघ्रता से बदलता रहता है। और सूर्य जो है, सूर्य के आकाश में चढ़ते ही उषा का जो सौंदर्य है वो लगभग समाप्त हो जाता है, और ऐसा लगता है जैसे कि वो उस जो उषा का जादू चारों तरफ छाया हुआ था वो ख़त्म हो गया है। तो बच्चों, ये एक छोटी सी कविता थी आप लोगों की उषा, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई उषा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मैंने बीच बीच में आप लोगों को ये भी बता दिया है कि किस पंक्ति के अंदर कौन सा इसके अंदर आपका अलंकार है। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आई तो कुछ और डिटेल में अगर आप जानना चाहें तो आप बता दीजिएगा। 9th क्लास के अंदर मैं अलंकार करवाऊंगी। अगर आप बच्चों को अलंकार समझ में ना आते हों तो मेरी 9th क्लास की वीडियो जो है, जो अलंकार की मैं बनाने जा रही हूँ, कुछ समय में मैं अपलोड कर दूँगी। तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे अलंकारों की पहचान होती है। तो यहाँ पर ये जो कविता थी, इस कविता को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं हम इस कविता के प्रश्न उत्तर की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।